अरे वो देखो क्या है। ओ जी सुनो, वो देखो क्या है। सुनते हो, वो देखो क्या है। मुझे तो लगता है ये कोई यूएफओ है। वाह, मुझे तो लगता है ये जादू है। किसी का सिर लगा है। किसका सिर लगा? ये क्या हो रहा है? ये क्या? हेलो पुलिस, क्या जल्दी आ जाइए। हटो हटो साहब आ रहे हैं। ये कटा हुआ सर आसमान से गिरा। हाँ साहब, बड़ी अजीब बात है, आसमान से सर गिरा। उठाओ ये मुंडे, फॉरेंसिक लैब ले चलो। किसने कह दिया आपसे? हाँ? जी नहीं, ऐसी कोई भी इंफॉर्मेशन हमारे पास नहीं है। फॉरेंसिक लेबोरेटरी से जैसी कोई इंफॉर्मेशन आती है हम प्रेस और मीडिया में जारी कर देंगे। मैं कुछ बोलूं? ये बेतुके सवाल पूछकर आप अपना और मेरा दोनों का समय बर्बाद कर रहे हैं। रखिए। अरे डॉक्टर साहब आइए प्लीज सिट। थैंक यू इंस्पेक्टर। डॉक्टर राव कुछ पता चला? इंस्पेक्टर वो सर असली नहीं, नकली है। किसी ने भद्दा मजाक किया है। मजाक? लेकिन क्यों? और आप इतना यकीन से कैसे कह सकते? वो सर किसी मांस या चमड़ी से नहीं बना हुआ है, बल्कि प्रोस्थेटिक है। लैटेक्स जैसे मटेरियल से बनाया गया है वो सर। किसी होनहार शिल्पकार का हुनर लगता है ये सर। अच्छा, अब आप ये मत कहिएगा कि खून भी नकली, क्योंकि असली और नकली खून में मैं फर्क अच्छे से जानता हूँ। खून तो नकली नहीं है, लेकिन हो सकता है कि किसी ने ब्लड बैंक से वो खून निकाला है और ब्लड ग्रुप बी पॉजिटिव। हाउ कैन आई बी पॉजिटिव? खास करके तब जब आसमान से कोई नकली सर काट कर भेज रहा हो। सर किसने भेजा ये तो पता नहीं, लेकिन नकली सर बनाने वाले का पता चल गया है। नकली सर के पीछे पीके का साइन था। पीके? ये पीके कौन है? अभी अभी मिली खबर के अनुसार पीजीपी एरिया में जो कटा हुआ सर मिला था वो नकली है। पुलिस की छानबीन जारी है। शय और मात केवल 5 चालू है। ओह नो सब, अगर भगवान ने मुझसे एक वरदान मांगने को कहा तो पता है मैं क्या मांगूंगा? एक नई गाड़ी? नहीं सर, आपके दिमाग की कॉपी, और कहूंगा कि मेरे दिमाग में फिट कर दे। अरे तू कैसी बात है? इसके दिमाग में कौन सी कॉपी फिट की? शमन, बारिश का मौसम खत्म हो चुका है, ये छाता लेकर कहाँ घूम रहा है? अरे क्या बोल रहे? एक मिनट। हाँ भूल गया। वरुण भाई सिक्योरिटी के लिए बोले तो क्या है ना, आपने सुना नहीं? अरे मार्केट में खबर फैले ली है बॉस, कटी हुई मुंडियां गिर रही आसमान से। बोलो क्या करने का? ऐसे सिक्योरिटी के लिए करना पड़ता है ना, ऐसा हेलमेट पहनने का, ताकि जब कटी हुई मुंडी अगर बाई चांस अपन के सर पे गिरे तो अपन को चोट ना लगे। और छाता काई को पूछो, काई को? अरे अपन बताता ना, छाता ताकि वो उनका छीटा अपन पे ना गिरे, अपन को तो हाइजीनिक रहने का है। सही, क्या बकवास कर रहे हैं? ये जो कह रहा है वो हो सकता है बकवास कर रहा है, लेकिन बात में दम तो है। शहर में मुंडिया तो गिरी नहीं है। सर इतना घिनौना काम कोई क्यों करेगा?
ये काम तो कोई पागल इंसान ही कर सकता है। पता नहीं इसके पीछे क्या कारण है, समय बताएगा। पवार सर, सुबह हमें जहाँ से कटा हुआ सर मिला था वहाँ फौरन पहुँचिए। मुंडी घुमा जी। वो डेड बॉडी रिटायर्ड जज आदेश चौधरी की थी, जो 2 दिन पहले सुबह जॉगिंग के लिए गए थे। वहां से उनका किसी ने किडनैप कर लिया और आज उनकी लाश है ना। सर, मुझे तो ये बदले का केस लगता है। जज साहब ने उस खूनी के किसी रिश्तेदार को फांसी की सजा सुनाई होगी और अब उसने बदला ले लिया। हो सकता है, पर एक बात मेरे समझ में नहीं आई कि उस खूनी ने खून करने से पहले जज साहब का नकली सर काट के पैराशूट से क्यों भेजा। पटेल जी साहब। ओपी के स्टूडियो को कुछ पता चला? जी हाँ सर। लीजिए सर। पीके स्टूडियो, शिल्पकार परिवर्तन कुमार उर्फ पीके, असली जैसे दिखने वाले नकली सर बनाने में माहिर। अब ऐसे महान मेहमान से मिलने तो खुद ही जाना पड़ेगा। चला। अरे छोड़ो मुझे, इस तरह से कहाँ लेके जा रहे हो मुझे? अरे एक बेगुनाह को कोई हाथ लगा सकता है क्या? अरे तुम्हें समझ में नहीं आता मैं क्या कह रहा हूँ? निकलो यहाँ से। समझ में नहीं आता तुम्हें क्या कह रहा हूँ मैं? कहाँ लेके जा रहे हो? चुप। अगर तू बेगुनाह है ना तो मैं खुद तुझे इधर छोड़ के जाऊंगा। एक बेगुनाह को अपनी बेगुनाही साबित नहीं करनी होती इंस्पेक्टर। मैंने किसी का खून नहीं किया। छोड़ो मुझे। हर गुनहगार यही बोलता है, तेरी भलाई इसी में। अभी चुपचाप मेरे साथ चल। मेरी छोड़, अपनी भलाई के बारे में सोच इंस्पेक्टर। 1 महीने में तेरा ट्रांसफर हो जाएगा, दिखेगा नहीं तू इधर। तू ट्रांसफर करेगा मेरी? हाँ। उससे पहले तेरे ऊपर खून का इल्जाम साबित हो जाएगा। लेके चलो इसको। अरे बोला ना, छोड़ो मुझे। अरे गाड़ी के रोका। एक और कटा हुआ सर। अभी चेहरा किसका होगा? मैं कुछ नहीं बताऊंगा, तुम जबरदस्ती नहीं कर सकते। अब तू मुझे सिखाएगा कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं? हाँ सिखाऊंगा, और ये भी याद दिलाऊंगा कि एक वकील अपॉइंट करने का हक है मुझे। तो आपको वकील भी चाहिए? हाँ? कोई छोटे मोटे वकील से तो आपका काम होने वाला नहीं। अगर आप कहें तो शहर के सबसे बड़े डिफेंस लॉयर श्री केडी पाठक को अपॉइंट करूं आपके लिए? हाँ, केडी पाठक। अभी तक आपका फाइल नहीं आया है। हाँ भिजवाइए जल्दी, उस केस पे वर्क नहीं करना है क्या? चलिए बाद में बात करते हैं। क्या हाल है पवार? बस ठीक है पाठक जी। ओह, परिवर्तन कुमार से मिलना था। पाठक जी, आखिर आप एक खूनी का केस लोगे, है ना? देखो पवार, मानता हूँ कि तुम एक निपुण पुलिस अफसर हो, कि न्यायाधीश नहीं। और कौन आरोपी या दोषी है, निर्दोष है, इसका निर्णय तो न्यायाधीश महोदय ही लेते हैं अदालत में। तो हमारा कर्तव्य बनता है कि हम निष्ठापूर्वक अपना कार्य करें। मैं अपना कार्य करने आया हूँ, तुम अपना कार्य करो। मुझे मिलने दो परिवर्तन जी से। जाऊं? जाइए। धन्यवाद। थैंक यू केडी पाठक जी, थैंक यू सो मच। धन्यवाद देने के लिए इतना उत्सुक मत होइए।
अब तक मैंने आपका बचाव करने का निर्णय नहीं लिया है। मैं जानता हूँ सारे सबूत इस वक्त मेरे खिलाफ है और जो हालात है सब लोगों को यही लगता है कि खूनी मैं हूँ। हाँ, सामान्य ज्ञान तो ऐसा ही कहता है। जानता हूँ, लेकिन हकीकत क्या है वो लोगों को नहीं पता। मैं खूनी नहीं हूँ। ये मैं मानता हूँ कि वो नकली चेहरे मैंने बनाए हैं, लेकिन इसका ये तो मतलब नहीं कि वो खून भी मैंने किए हों। मैं खूनी नहीं हूँ। लेकिन तो जिन दो व्यक्तियों के नकली चेहरे मुख आपने बनाए, उन्हीं दो व्यक्तियों की हत्या हो गई। अब ये संयोग तो हो नहीं सकता। ये इत्तेफाक तो नहीं, लेकिन सोची समझी साजिश है। अरे, ये अचानक पावर कैसे चले गया? इलेक्ट्रिसिटी का बिल तो डबल हो गया है, लेकिन इनकी सर्विस में कोई सुधार नहीं। परिवर्तन जी। जी कहिए। बताइए कि आपको केवल इन्हीं दो व्यक्तियों के चेहरे बनाने को कहा गया था या और भी थे? जी, दो। और वो जो इनका मुख बनाने के लिए जो व्यक्ति आया था आपको फोटो देने, उसका चेहरा देखा था आपने? लाइट चली गई थी और काफी अंधेरा था और उसने काली टोपी और चश्मे पहने थे और मैं चेहरा नहीं देख पाया ध्यान से। बिजली गई थी, इसका विश्वास है आपको किसी ने काटी तो नहीं थी? हो सकता है। मैं फिर से यही कह रहा हूँ कि ये कोई साजिश है। मैंने कोई खून नहीं किया। प्लीज प्लीज मुझे बचा लो। देखिए, आप निर्दोष हैं या नहीं, इस बारे में मुझे विचार करने दीजिए। मुझे आपका बचाव करना चाहिए या नहीं। तब तक जो व्यक्ति था टोपी और चश्मे पहने हुए, उसका स्केच बनवाइए आप पुलिस। मिस्टर परिवर्तन कुमार, आप पर यह इल्जाम लगाया गया है कि आपने आदेश चौधरी और मनसुख मेहता का कत्ल किया है। क्या आपको ये गुनाह कबूल है? जी नहीं जज साहब, मैंने किसी का खून नहीं किया। नॉनसेंस। आपने ही वो दो प्रोस्थेटिक चेहरे बनाए थे ना मिस्टर पीके। योर ऑनर, इसका इससे बड़ा सबूत नहीं कि उन दो चेहरों के पीछे इन्हीं के सिग्नेटरी इनिशियल पीके पाए गए थे। क्यों, मैं सही कह रही हूँ ना? जी हाँ, लेकिन मुझे किसी ने ऑर्डर दिया था इसका। ओ, तो किसी का नाम या कोई अता पता कुछ तो पता होगा ना आपको? नहीं, लेकिन उस चेहरे का मैंने स्केच बनवाया था। Oh yeah, that sketch. Your Honor, ये रहा वो स्केच। अब ये आदमी कौन है ये किसी को नहीं पता, लेकिन हाँ, अगर गौर से देखा जाए तो ये चश्मे, ये कोट और ये हैट अगर हम इंस्पेक्टर पवार को पहनाएं या फिर मिस्टर केडी को, तो बिल्कुल उन्हीं की तरह दिखेगा। इन शॉर्ट, मिस्टर परिवर्तन जी ने जानबूझकर ये पुलिस को स्केच बनवाया ताकि उन्हें गुमराह किया जाए। जी नहीं जज साहब, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था, पर उस आदमी ने ऐसे ही कपड़े और चश्मे पहने थे और उसी ने मुझे आदेश जी और मनसुख जी का चेहरे बनाने का ऑर्डर दिया था। एब्सोल्युटली राइट, और उन्हीं दो लोगों का कत्ल हुआ है और इसका मतलब। ऑब्जेक्शन योर ऑनर। योर ऑनर, माटी या रसबान, प्रोस्थेटिक इत्यादि के चेहरे पुतले बनाना, ये मेरे मुवक्किल का व्यवसाय है। पिछले 5 वर्षों से यही व्यवसाय कर रहे हैं और इन 5 वर्षों में ऐसे अनेक पुतले और चेहरे बनाए हैं इन्होंने। अगर आज तक किसी का कत्ल नहीं हुआ है, इसका मतलब ये भी तो नहीं है कि आपके मुवक्किल यहाँ पर बेकसूर है। ये भी तो
प्रमाणित नहीं होता कि अपराधी यही है। ऑब्जेक्शन सस्टेन्ड। मिस पुरी, आपके पास कोई गवाह या सबूत है तो पेश कीजिए। यस योर ऑनर, मैं इंस्पेक्टर पवार को कटघरे में बुलाना चाहती हूँ। इजाजत। इंस्पेक्टर पवार, आपने परिवर्तन जी के इतिहास के बारे में कुछ जानकारी हासिल की, क्या आप प्लीज कोर्ट में सबको बताएंगे उसके बारे में? जी। पूरा नाम परिवर्तन कुमार उर्फ पीके, MDM कॉलेज ऑफ आर्ट से ग्रेजुएट हुए। उसके बाद मशहूर शिल्पकार निंदा मंसूर अली के साथ बतौर सहायक काम किया और अब पिछले 5 साल से ये अपना पीके स्टूडियो चला रहे हैं। लेकिन जैसा हैरत अंगेज बात यह है कि परिवर्तन कुमार के बारे में लोगों की राय कुछ अच्छी नहीं है। इनकी जबान से ज्यादा तेज तो इनके हाथ चलते हैं। छोटी सी बात पे किसी को थप्पड़ मार देना, घूंसे चलाना इनका स्वभाव बन गया है। यहाँ तक कि जब मैं इन्हें अरेस्ट करने इनके पीके स्टूडियो गया तो इन्होंने मुझसे अभद्र व्यवहार किया और मेरा ट्रांसफर करवाने की धमकी भी दी। मेरी छोड़, अपनी भलाई के बारे में सोच इंस्पेक्टर। 1 महीने में तेरा ट्रांसफर हो जाएगा, दिखेगा नहीं तू इधर। ट्रांसफर करेगा मेरी? हाँ। उससे पहले तेरे ऊपर खून का इल्जाम साबित हो जाएगा। लेके चलो इसको। ऑर्डर ऑर्डर। इंस्पेक्टर पवार, कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड इनका या एनीथिंग ऑफ दैट सॉर्ट? जी। जून 23, 2013 मारपीट के जुर्म में इन्हें अरेस्ट भी किया गया था, लेकिन बेल पर छूट गए। अभी भी मेट्रोपॉलिटन कोर्ट में इनका केस चल रहा है सर। इतना ही नहीं योर ऑनर, आदेश जी और मनसुख जी के साथ इनके इतिहास की डोरी बंधी हुई। इंस्पेक्टर पवार, क्या आप इस पर थोड़ी सी रोशनी डालेंगे? जी। परिवर्तन कुमार ने मनसुख भाई को कुछ सोने के गहने का ऑर्डर दिया था। उसमें परिवर्तन कुमार का ये कहना है कि मनसुख भाई ने उनके सोने के गहनों में गफलत किया और इन्होंने उन पर केस कर दिया और परिवर्तन जी ये केस हार गए। और उस केस में जज कौन थे? जी, आदेश चौधरी। मोटिव ऑफ मर्डर तो क्लियर है योर ऑनर। आदेश जी और मनसुख जी से इनको बहुत गुस्सा था। अब गुस्से में ये आग बबूला हो गए और उनका कत्ल करके अपना बदला पूरा कर लिया इन्होंने। और हाँ, एक और बात योर ऑनर, उस केस में मनसुख जी के लॉयर कौन थे मैं आपको ये भी बता दूं। मिस्टर केडी पाठक। मिस्टर पाठक, क्या ये सच है? जी योर ऑनर, बात तो सत्य है। मैंने मनसुख जी का बचाव किया था क्योंकि मुझे विश्वास था कि वो निर्दोष थे। इस समय भी मुझे विश्वास है कि परिवर्तन जी निर्दोष है और अदालत में इस बात को प्रमाणित करने का संपूर्ण प्रयास करूंगा। योर ऑनर, इस समय पर अभियोग पक्ष ने हत्या का कारण तो बताया है, लेकिन हत्या के औजार के बारे में कुछ नहीं बताया। मिस पुरी, क्या आपके पास मिस्टर केडी पाठक के सवाल का कोई जवाब है? जी योर ऑनर, वेपन ऑफ मर्डर तो नहीं है, लेकिन कुछ ऐसी चीज है जो मैं यहाँ पर मंगवाना चाहूंगी और आपके सामने पेश करना चाहूंगी। थैंक यू। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे स्टूडियो में घुसने की? तेरा वो हाल करूंगा कि जिंदगी भर वकालत नहीं कर पाएगी। परिवर्तन, ये क्या कह रहे हो? शांत हो जाओ। शांत तो मैं इसे कर दूंगा हमेशा हमेशा के लिए। शमशान पहुंचा दूंगा मैं तुझे। ऑर्डर ऑर्डर। मैंने कहा ना तुम्हें, शांत हो जाओ, अदालत है ये। What nonsense. Your Honor, इनका गुस्सा तो आपने देख ही लिया है, लेकिन मैं आपको एक और चीज दिखाना चाहूंगी। ये देखिए, इसमें वो सारे औजार हैं जो एक शिल्पकार के लिए बहुत ही जरूरी होते हैं, सिवाय एक के। ये देखिए, इसमें ये खाना खाली है। तो मिस्टर परिवर्तन जी, आप हमें जरा बताएंगे कि आपके आर्टिस्टिक टूल्स में से कौन सा उस खाने में फिट होता है? हथौड़ी। ओ, और उसका वजन कितना होता है अप्रॉक्सीमेट? 2 किलो। नाइस। और कहाँ है वो इस वक्त? पता नहीं। फेयर इनफ।
आप कह रहे हैं तो अभी के लिए मान लेते हैं। योर ऑनर, मैं फोरेंसिक एक्सपर्ट डॉक्टर राव को कटघरे में बुलाने की इजाजत चाहती हूँ। अनुमति है। डॉक्टर राव, ये आदेश जी और मनसुख जी की हत्या कैसे हुई आप हमें बताएंगे प्लीज? किसी सपाट औजार का इस्तेमाल किया गया है जो आगे से फ्लैट है। सर पर लगे हुए घाव से ऐसा लगता है जैसे उस औजार का वजन 2-2.5 किलो हो। सर, एक बार आप इसे देखेंगे, कहीं ऐसी कोई हथौड़ी तो नहीं हो सकती? जी हाँ, बिल्कुल। बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि ऐसे ही किसी हथौड़ी से उन दोनों का हत्या किया गया है। परिवर्तन जी, गुस्सा मत कीजिएगा, जानती हूँ दोबारा पूछ रही हूँ, लेकिन क्या आपको सच में नहीं पता कि आपकी हथौड़ी कहाँ पर है? मुझे नहीं पता। योर ऑनर, फोरेंसिक एक्सपर्ट की रिपोर्ट और परिवर्तन जी की हथौड़ी गुम जाना कोई महज इत्तेफाक नहीं, बल्कि इन दोनों के बीच में एक बहुत ही गहरा कनेक्शन है। और कनेक्शन ये है कि ये कत्ल परिवर्तन जी ने ही किया है। दोनों का कत्ल करने के बाद उन्होंने वो वेपन कहीं पर छुपा दिया, वो हथौड़ी कहीं पर छुपा दी उन्होंने। अब हमारे सामने मर्डर का वेपन और मोटिव दोनों सामने है योर ऑनर। द केस इज क्लियर योर ऑनर। मिस पुरी, थोड़ी सी शंका है मेरे मन में, अगर आप मेरे प्रश्नों का उत्तर दें। चंद प्रश्न है, पूछ लेता हूँ आपसे। सर्वप्रथम ये कि अगर मेरे मुवक्किल परिवर्तन जी अपने मन में हत्या करने की मंशा रखते थे, मान लेते हैं कुछ क्षणों के लिए कि इन्होंने आदेश जी और मनसुख जी की हत्या की, तो उनके मृत शरीर को जाकर ये कहीं धरती में गाड़ देते या जला देते, ऐसा कुछ करते ताकि वो पुलिस को प्राप्त न हो। किंतु भरे बाजार में उन शवों का प्रदर्शन करने की क्या आवश्यकता थी? आप समझ रही मैं क्या पूछ रहा हूँ? द्वितीय प्रश्न ये है कि जो हुआ वो हुआ, उसके पश्चात हवाई छतरी से, वो जो पैराशूट से प्रोस्थेटिक चेहरा लगाकर, नकली मुंडी पर असल रक्त लगाकर, जिसका ब्लड ग्रुप बी था जबकि इनका ब्लड ग्रुप ए है, उसे धरती पर भेजने की इन्हें क्या आवश्यकता थी? मिस्टर पाठक, एक प्रश्न और है मेरे मन में अभी अभी उभरा है, वो ये कि आपके दलील के अनुसार अगर परिवर्तन जी ने हवा से वो हवा छतरी नीचे छोड़ी तो स्पष्ट है कि इन्हें किसी विमान की, वायुयान की आवश्यकता पड़ी होगी, हेलीकॉप्टर, प्लेन इत्यादि कुछ तो उड़कर तो नहीं गए होंगे। अब इतनी क्षमता तो इनमें है नहीं कि इनका प्राइवेट निजी वायुयान होगा, तो स्पष्ट है कि कहीं से भाड़े पे लिया होगा। क्या आपने पता किया है कि कहीं से इन्होंने भाड़े पे कोई वायुयान लिया था या नहीं? तो उसके बिना तो ये वहां से पैराशूट छोड़ नहीं पाएंगे। योर ऑनर, ऐसे अनेक प्रश्न हैं जिनका उत्तर इस समय प्रोसिक्यूशन के पास नहीं, तो मैं निवेदन करूंगा अदालत से कि प्रोसिक्यूशन से आप कहें कि इन प्रश्नों को उत्तर लेकर आए, उसी के बाद योर ऑनर, उसी के पश्चात हम केस को आगे बढ़ाएं। इस केस की अगली सुनवाई इस महीने की 14 तारीख को होगी। द कोर्ट इज एडजर्न्ड। साहब का शक सही निकला। दोनों बार पैराशूट को हेलीकॉप्टर से ड्रॉप किया गया और दोनों बार एक हेलीकॉप्टर उसी वक्त उसी जगह से गुजरा। तो उस हेलीकॉप्टर का मालिक मिस्टर राजकुमार जिंदाल। पाठक जी, आपने मीडिया वर्क के एमडी और चेयरमैन राजकुमार जिंदाल जी को समन जारी करवाया? हाँ, समन्स तो भेजा था उन्हें। क्यों आप क्यों इतना भयभीत हो रहे हैं? क्या बात है? आप जानते हैं वो है कौन? नहीं, जानता नहीं हूँ, लेकिन जानने का प्रयास कर रहा हूँ, इसलिए तो समन्स भेजा उन्हें। लेकिन आप इतने बड़े हस्ती को अदालत में घसीटकर अच्छा नहीं कर रहे। बड़े बड़े नेता और अभिनेता उनका सम्मान करते हैं, अरबों रुपए का बिजनेस है उनका, लेकिन आज तक, अभी तक किसी भी गैर कानूनी काम में उनका नाम नहीं लिया गया है। दान धर्म करने वाले आदमी है, अनाथालय, वृद्धालय चलाते हैं, लोगों की सेवा करते हैं, लोग भगवान समझते उन्हें, और आप ऐसे मसीहा को अदालत में घसीट रहे हैं। अच्छा, श्री श्री राजकुमार जिंदल, अब क्या है पवार साहब, वकालत करता हूँ तो प्रश्न पूछना तो स्वाभाविक है। आ जाएंगे तो कुछ प्रश्न पूछ के छोड़ दूंगा। चलिए।
अदालत की कार्यवाही शुरू की जाए। योर ऑनर, मैं मिस्टर राजकुमार जिंदल को कटघरे में बुलाने की अनुमति चाहता हूँ। अनुमति है। क्या हाल है रमेश, सब ठीक है? ऑर्डर ऑर्डर। क्षमा कीजिएगा योर ऑनर, आपको धर्म संकट में देखकर मेरा उत्तरदायित्व बनता है कि मैं आपसे एक बार पूछ लूं, अगर आप ये केस किसी और जज के सुपुर्द करना चाहें। यदि ऐसा हुआ तो न्यायाधीश आपको विदेश से मंगवाना पड़ेगा पाठक साहब, क्योंकि पूरे हिंदुस्तान में ऐसा कोई न्यायाधीश नहीं जो मेरा मित्र है। मिस्टर पाठक, केस की कार्रवाई जारी रखी जाए। आप चिंता ना करें, क्योंकि मैं अपनी तरफदारी नहीं करवाऊंगा, उसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि मेरे लिए सबसे बड़ा जज वो है, उसी के कचहरी में मेरा फैसला होगा। बाकी यहां के फैसले तो मैं खुद किया करता हूं। आपने मुझे बुलाया, मैं आपके सामने खड़ा हूं, और जब तक आप मुझे जाने के लिए नहीं कहेंगे मैं यहां से हिलूंगा भी नहीं। लेकिन आपसे मेरी यह गुजारिश है, क्या आप मुझे यह बताने का कष्ट करेंगे कि आपने मुझे यहां क्यों बुलाया? योर ऑनर, यहां पर मेरे पास श्री राजकुमार जिंदाल साहब के हेलीकॉप्टर के उड़ान की पंजिका है। जिस स्थान से जिस समय पर आदेश जी और मनसुख जी के सर पैराशूट द्वारा धरती पर भेजे गए, उसी स्थान पर उसी समय पर उस वायु मार्ग से श्री राजकुमार जिंदाल साहब का हेलीकॉप्टर उड़ रहा था। केडी साहब, आप बहुत ही व्यस्त वकील हैं, कानून की किताबों में दिन रात डूबे रहते हैं। कभी नजरें उठाकर आसमान में भी देख लिया कीजिए, मेरे एक नहीं कई हेलीकॉप्टर्स आपको मंडराते हुए नजर आएंगे। क्या करें, कुछ लोगों को गाड़ियों का शौक होता है, मुझे हेलीकॉप्टर्स का शौक है। और इस समय भी कोर्ट के ऊपर मेरा हेलीकॉप्टर मंडरा रहा होगा। जैसे ही मेरा काम खत्म हुआ, वो मुझे मेरे ऑफिस में छोड़ देगा। कभी आप भी ट्रैफिक जैम में फंस जाए तो हमारे पीए को फोन कर दीजिएगा, हेलीकॉप्टर भिजवा देंगे आपके लिए। अरे रमेश, तुम इन्हें बताते क्यों नहीं? मैं हेलीकॉप्टर के अलावा और किसी वाहन का इस्तेमाल ही नहीं करता। अरे राजू, क्या हुआ? ठेस लगा आपके मन को? मैंने आपको नाम से पुकारा। श्री राजकुमार जिंदाल साहब ही अदालत है, वो हमारे न्यायाधीश है, और जब तक आप इस कटघरे में खड़े हैं आप उनको केवल योर ऑनर कहकर पुकारें, इसमें आपकी भलाई होगी। समझ रहे हैं आप? आपका ये अंदाज हमें अच्छा लगा। मिस्टर पाठक, जी योर ऑनर। क्या आपके पास ऐसा कोई ठोस सबूत या गवाह है जिससे यह साबित होता हो कि वो दोनों प्रोस्थेटिक सर जिंदाल जी के हेलीकॉप्टर से ही पैराशूट के जरिए नीचे भिजवाए गए थे? जी नहीं योर ऑनर, साक्ष्य केवल ये पंचिका है। उस समय उस स्थान पर उस वायु मार्ग पर से और कोई हेलीकॉप्टर का चलन नहीं था, इनके हेलीकॉप्टर के अतिरिक्त। और शायद इनके पास कोई सबूत नहीं है जिसे ये साबित कर सके कि जिंदाल जी ने आदेश जी और मनसुख जी का कत्ल किया। योर ऑनर, ये फाइल, इसमें जिंदाल जी के पर्सनल और प्रोफेशनल वो रिकॉर्ड्स जिससे साफ साफ साबित होता है कि इनके आदेश जी और मनसुख जी के साथ कोई लिंक्स ही नहीं थी। माफी चाहता हूं वकील साहब, जिंदगी के हर एक पहलू कागज के चंद पन्नों पे दर्ज नहीं होते।
यदि ऐसा होता तो जिंदगी कुछ और होती। आदेश मेरा अच्छा दोस्त था, लेकिन मैंने उसका कत्ल नहीं किया। वैसे तो रमेश जज साहब भी मेरे अच्छे मित्र हैं। भगवान न करे कल को उन्हें कुछ हो जाए तो क्या आप मुझे दोषी मानेंगे उसके लिए? नहीं ना। सच्चाई पर रोशनी डालने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जिंदल जी। सही कहा आपने, सब चीजें रिकॉर्ड में रखी नहीं जा सकती। योर ऑनर, इस केस का जिंदल जी से कोई लेना देना ही नहीं। एक्चुअली व्हाट अबाउट द मर्डर वेपन? हथौड़ी तो परिवर्तन जी के टूल किट से ही बरामद हुई। उसका क्या मिस्टर पाठक? हाँ, वो थोड़ी उस हथौड़ी से याद है, ये एक हथौड़ी मेरे पास है यहाँ। ये हथौड़ी मैं चाहता हूँ कि इस हथौड़ी को तुम हाथ में लो और प्रोसिक्यूटर साहिबा के सर पर दे मारे। What nonsense is this, Mr. पाठक? चलिए ठीक है, आपके सर पे नहीं तो दूसरा सर मंगवा लेते हैं। आपके आगे हो तो सर। परमिशन ग्रांटेड। योर ऑनर, इस प्रयोग के प्रारंभ में ही मैं ये स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि ये जो खोपड़ी है, प्रोस्थेटिक खोपड़ी है योर ऑनर, ये उसी धातु से बनाई गई है जिस धातु से असल लोगों के सर बनते हैं। हड्डियों की वही ताकत, वही कड़कपन इसमें भी है, उतनी ही शक्तिशाली है ये। आओ भाई, आकर फोड़ो इसे। नहीं, एक मिनट रुक जाओ। तुमसे नहीं फूटा तो लोग कहेंगे कि अपने आप को निर्दोष साबित करने के लिए तुमने हल्के से मारा। प्रोसिक्यूटर साहिबा, क्या आप प्रयत्न करना चाहेंगे? What nonsense is this, Mr. Pathak? Have you gone insane? अन्नी छोड़िए, वैसे भी आप महिलाएं हैं, इतना जोर कहाँ होगा। पवार साहब, आप अब तो पुलिस एकेडमी में गए होंगे, आइए आप ही फोड़ दीजिए इसे। क्या हुआ, ताकत नहीं लगा रहे क्या? एक बार और। केडी, तुम क्या साबित करना चाहते हो? योर ऑनर, मैं यही, आप उधारिए अपनी जगह। योर ऑनर, मैं यही प्रमाणित करने का प्रयास कर रहा था कि 5 बार वार करने पर यह खोपड़ी टूटी है। अब इस पर विशेष वार्तालाप करूं उससे पहले मैं प्रश्न पूछना चाहूंगा फोरेंसिक्स के डॉक्टर राव से। आपकी अनुमति हो? अनुमति है। डॉक्टर राव, कृपया न्यायाधीश महोदय को बताइए, आपके विशेष ज्ञान के अनुसार मनसुख जी और आदेश जी की खोपड़ी पर कितने वार किए गए? आदेश जी के सर पर 1 वार का निशान था और मनसुख भाई को 2 बार मारा गया था। योर ऑनर, आदेश जी के सर पर 1 बार और मनसुख जी के सर पर 2 बार वार किया गया। इस अदालत में इस बात पर विचार विमर्श हो चुका है कि हत्या का हथियार क्या था, औजार क्या था और किस प्रकार से उसका उपयोग किया गया। अब योर ऑनर, विचार विमर्श करते हैं हत्यारे की शारीरिक क्षमता। डॉक्टर राव से पूछते हैं। डॉक्टर राव, क्या लगता है आपको, इस प्रकार का वार, आपने कहा कि आदेश जी के सर पर 1 बार और मनसुख भाई के सर पर 2 बार वार किया गया, इतने कम वार, क्या लगता है आपको एक खोपड़ी तोड़ने के लिए किसी व्यक्ति का कितना बलवान होना आवश्यक है? नॉर्मल आदमी से डबल ताकतवर होगा ही। 1 या 2 वार में खोपड़ी की हड्डी तोड़ना नॉर्मल आदमी के हाथ का काम नहीं। धन्यवाद। और ये जो महाशय आपके सामने खड़े हैं, इन्हें देखिए, जांचिए, बताइए कि क्या किसी साधारण व्यक्ति से दुगना बल होगा इनमें? क्या ये 1 या 2 वार करके किसी इंसान की खोपड़ी को तोड़ सकते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। ऐसा वार करना तो इनके बस की बात ही नहीं है। ऑब्जेक्शन योर ऑनर, ये सिर्फ एक सर्कमस्टेंशियल एविडेंस ऑफ डिफेंस। इसके बेसिस पर आप ये साबित नहीं कर सकते
कि परिवर्तन जी बेगुनाह है। योर ऑनर, अभियोग पक्ष महोदया तो इस समय तक अपने दलील को आधार देने के लिए कोई ऐसा साक्ष्य या साक्षी प्रस्तुत नहीं कर पाई हैं अदालत में जिससे ये प्रमाणित हो कि मेरे मुवक्किल ने हत्या की है, जबकि मैं ये प्रमाणित कर चुका हूँ डॉक्टर राव के द्वारा कि इनमें इतना बल नहीं, इतनी क्षमता नहीं कि जिस प्रकार से हत्या हुई है ऐसा वार ये कर सके। ये भी मैं प्रमाणित कर चुका हूं कि जो सर पैराशूट द्वारा धरती पर भेजे गए थे वो इनका कार्य नहीं है। मिस्टर केडी, तुम क्या चाहते हो? योर ऑनर, साक्षी और साक्ष्य के अभाव के कारण मैं चाहता हूं कि मेरे मुवक्किल को जमानत दी जाए। आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर। इनके ऊपर दो लोगों के कत्ल का इल्जाम है। अपराध प्रमाणित नहीं हुए योर ऑनर, इनका बाहर निकलना इज अ थ्रेट टू द सोसाइटी। ये न्यायाधीश महोदय बताएंगे। योर ऑब्जेक्शन ओवररूल्ड। ये अदालत मिस्टर परिवर्तन कुमार को 50,000 रुपए की जमानत पर रिहा करती है, लेकिन उन्हें आदेश देती है कि वो अपना पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस और पैन कार्ड अदालत को सरेंडर करें। द कोर्ट इज एडजर्न्ड। बॉस, अपन क्या बोल रहे था कि वो परिवर्तन जी को तो छुट्टी मिल गया है ना, तो अपन लोग भी चलते ना थोड़ा छोटा सा छुट्टी पे, थोड़ा रिलैक्स हो। ऐसा कुछ नहीं होने वाला सुमन, क्योंकि इस केस में केवल मध्यांतर हुआ है, अल्प विराम मिला है। पूरा विराम मिलने में अभी समय है। बहुत कठिन पथ है आगे जिस पे चलना है। आप मार्केट में फिर से फौरन पता लगाओ नकली कटे सर के चेहरे किससे मिलते हैं और उन्हें हाई सिक्योरिटी अलर्ट करो जल्दी, टाइम नहीं हमारे पास बिल्कुल। सर, परिवर्तन कुमार लापता है और उसका फोन भी स्विच ऑफ है। ये केडी फाटक हमेशा अपनी मनमानी करता है, आज फिर इसके वजह से 2 मासूम लोगों की जान गई। अभी सूत्रों से मिली ताज़ा खबर के अनुसार शहर के बीजेपी एरिया में खून से सने 2 सर पाए गए हैं और ये 2 सर पैराशूट के द्वारा ही नीचे भेजे गए हैं, ठीक वैसे ही जैसे श्री आदेश जी और मनसुख भाई के सर भेजे गए थे। और कुछ ही देर में श्री आदेश जी और मनसुख जी की खोपड़ी तोड़कर हत्या कर दी गई। ये 2 नकली सर किसके हैं, इस बात का तो पुलिस को अभी तक पता नहीं चला है, लेकिन अब देखना ये है क्या इस बार भी 2 मासूमों के ऊपर वार कर उनकी हत्या कर दी जाएगी। क्या इस बार भी वो खतरनाक खोपड़ी तोड़ हत्यारा अपने मकसद में कामयाब हो पाएगा? टीवी 10 न्यूज के लिए कैमरामैन शिवम के साथ श्रेयसी। चित्र बात है। सुमन जरा पता कर परिवर्तन कहाँ है इस समय। सुबह फोन ट्राई करता है। बॉस, पीके का फोन स्विच ऑफ आ रहा है। अच्छा सर, वो खोपड़ी जिसकी है उसका पता चल गया है। ये रही उनकी फोटो और डिटेल। राजू सोनी और मोहन कारी, इन दोनों का मनसुख और परिवर्तन के केस के साथ ताल्लुक था। राजू मनसुख भाई का डिलीवरी बॉय था और मनसुख भाई के बाजू वाली दुकान मोहन कारिया की, और इन दोनों ने परिवर्तन के खिलाफ गवाही दी थी। समझा?
पीके, गलती से भी भागने की कोशिश मत करना, ठोक दूंगा नहीं तो। ए पीके, पीछे को। ए हुशारी ने खड़ा रहे ऐसे। भड़क जी, शहर में आज फिर से हुई कटे सिरों की बारिश। ये खबर सबसे पहले हमने आप तक पहुंचाई थी। एक बार फिर लेकर आ रहे हैं आपके सामने ब्रेकिंग न्यूज। उन दोनों प्रोस्थेटिक चेहरों की शिनाख्त हो चुकी है, राजू सोनी और मोहन कालिया। और अचंभे वाली बात तो ये है कि इन दो व्यक्तियों की भी हत्या हो चुकी है। पुलिस का मानना है कि ये हत्याएं भी खोपड़ी तोड़ने ही की है। याद दिलाते हैं आपको कि केडी पाठक के मुवक्किल परिवर्तन कुमार को कल ही जमानत पर छोड़ा गया था। क्या परिवर्तन कुमार ही है खोपड़ी तोड़? जानने के लिए देखते रहिए फास्ट न्यूज। मैंने कोई खून नहीं किया, कोई खून नहीं किया मैंने। मैं तो शिरडी गया था बाबा जी के चरणों में माथा टेकने। आपकी इस बात पर मैं विश्वास कैसे कर सकता हूँ? एक बात है जिससे आपको मुझ पर भरोसा हो जाएगा। राजू और मोहन का खून होने से पहले पुलिस को उनका भी प्रोस्थेटिक चेहरा मिला था। एक प्रोस्थेटिक चेहरा बनाने को 5 दिन लगते हैं और 2 को 10। और मैं तो कल ही जमानत पर छूटा हूँ, तो फिर मैं उनका प्रोस्थेटिक चेहरा कैसे बना सकता हूँ? हो सकता है आपने ये चेहरे पहले से बना के रखे। नहीं 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 केडी जी, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, यकीन कीजिए मेरा। तो फिर तुम घटना स्थल पर क्या कर रहे थे? वो तो आप ही ने मुझे बुलवाया था उधर। मैंने? हाँ, आप ही का फोन आया था। आपने कहा कि कोई इम्पोर्टेंट सबूत मिला है और जिसके लिए मुझे माझीवाड़ी के सेक्टर नंबर 3 में पहुंचना होगा। ये कौन से नंबर से फोन आया था? लैंडलाइन नंबर से किया था और मैंने आपसे पूछा भी कि आपने मोबाइल से फोन क्यों नहीं किया, तो आपने कहा कि शायद असली खूनी आपका फोन टेप कर रहा हो और आपने ये भी कहा कि मेरी जान को खतरा है। अच्छा, तो लगता है असल हत्यारे ने आपको फोन किया। षड्यंत्र रच रहा है कोई, देखता हूँ मैं। सर, पीके से कुछ पता चला? नहीं, पता लगाना है तुम दोनों को, वो भी कल अदालत समाप्त होने से पहले। योर ऑनर, अगर परिवर्तन कुमार जी को हमने बेल पर ना छोड़ा होता तो आज राजू सोनी और मोहन कालिया दोनों जिंदा होते। योर ऑनर, एक बार फिर मेरे मुवक्किल परिवर्तन को हत्याओं के आरोप में फंसाया गया है। ये हत्याएं इन्होंने नहीं की। सत्य तो ये है कि किसी व्यक्ति ने पीसीओ से मेरा नाम लेकर इन्हें फोन किया और घटना स्थल पर बुलाया। जब ये घटना स्थल पर पहुंचे तो वहाँ राजू और मोहन के शव पहले से पड़े हुए। मिस्टर पाठक, फिर उस खून से सनी हुई हथौड़ी का क्या जो मिस्टर परिवर्तन के हाथ से बरामद हुई थी उस वक्त? योर ऑनर, अकस्मात ऐसा हुआ कि जब ये वहाँ पहुंचे, वहाँ घोर अंधेरा था और इनका पैर किसी वस्तु से टकराया। इन्होंने उस वस्तु को उठाया तो हाथों में हथौड़ी पाई। उसी समय पुलिस वहां पहुंच गई और हत्याओं के आरोप में इन्हें गिरफ्तार किया। चलिए मान लेते हैं कि पीसीओ से आपका नाम लेकर आपके मुवक्किल को किसी ने कॉल किया, तो इनके मोबाइल फोन में वो रिकॉर्ड्स होंगे। आपने वो रिकॉर्ड्स निकाले ही होंगे। जी जी जी, पूरी सूची निकलवाई, आपके दफ्तर में एक कॉपी भिजवाई थी, लगता है आपके हाथ लगी नहीं। योर ऑनर, सूची के अनुसार, जांच के अनुसार योर ऑनर, माझीवाड़ी के सेक्टर नंबर 3 के पीसीओ से वो फोन किए गए थे। सर्वप्रथम 6 बजे मेरे मुवक्किल को फोन करके वहां बुलाया गया। उसके पश्चात उसी पीसीओ से मोहन और राजू को भी 6:10 पर फोन करके उस स्थल पर बुलाया गया। योर ऑनर, ये हादसा, ये हत्याएं 8 और 8:30 के बीच में हुई है पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार। मिस्टर केडी, तुम्हें जो भी कहना है साफ साफ कहो। योर ऑनर,
मेरा ऐसा मानना है कि किसी ने बड़ी चतुरता से तीनों को वहां बुलाया और ये हत्याएं की और उसके आरोप में मेरे मुवक्किल को फंसाया। What nonsense, मिस्टर पाठक। ये भी तो हो सकता है ना कि वो कॉल खुद ब खुद परिवर्तन कुमार ने ही किया। हाँ, वो संभव होता अगर मेरे मुवक्किल उस समय शाम के 6 बजे शिरडी से मुंबई यात्रा न कर रहे होते। योर ऑनर, मेरे मुवक्किल उस समय शिरडी से मुंबई यात्रा कर रहे थे कंफर्ट ट्रेवल्स के बस नंबर MH06443 में। उस समय योर ऑनर इनकी बस थाने टोल नाका पर थी। स्पष्ट है, अगर ये उस समय बस में थे तो फिर माजीवाड़ी के सेक्टर नंबर 3 से कैसे फोन कर सकते हैं। योर ऑनर, पिछली सुनवाई में मैंने एक प्रश्न पूछा था जिसका उत्तर भी हम खोज रहे हैं। प्रश्न ये था कि अंततः क्यों और किसने हेलीकॉप्टर से पैराशूट द्वारा वो 2 नकली खोपड़ी धरती की ओर भेजे। नो मिस्टर पाठक, आप फिर से मिस्टर जिंदल की तरफ मत बढ़िए। He's got no connection in this case. इस समय मैं ये बताना चाहूंगा अदालत को कि उस हेलीकॉप्टर में श्री राजकुमार जिंदल के अतिरिक्त भी कोई था। केडी, इस बार मैं उम्मीद करता हूँ कि जिस पर तुम उंगली उठाओगे उसके खिलाफ तुम्हारे पास पुख्ता सबूत होंगे। सत्य की खोज चल रही है यार। निवेदन करता हूँ कि थोड़ी प्रतीक्षा करें। यस, गुड मॉर्निंग। हम लोग हरगढ़ी न्यूज चैनल से आए हैं। हम आपके कुछ एम्प्लॉयज का इंटरव्यू लेना चाहते हैं। आप लोगों के पास अपॉइंटमेंट लेटर है? अपॉइंटमेंट लेटर तो नहीं है। देन आई एम सॉरी, बिना अपॉइंटमेंट लेटर के आप किसी से मिल नहीं सकते। प्लीज मैम। हो गया, थैंक यू। चल। हाँ। सर, लेकिन ये मानो। थैंक यू। अरुण भाई, अपन क्या बोलते हैं, आप ना एकदम सीधे आदमी, बोले तो एकदम स्ट्रेट। ऐसा नहीं रहने का, आज का जमाना है। बोले तो अगर सीधी उंगली से कांदा ना निकले ना तो उंगली टेढ़ी करना मांगता है, समझे ना। बड़ू, तू कहावत तो सीधी बोल। कांदा नहीं होता, घी होता है। वरुण भाई, आपको मालूम घी कांदे से ज्यादा सस्ता है। तो कांदे के तो वांदे हैं। हाँ, इसलिए बोला अपन ने। प्लीज श्रवण, पका मत। वरुण भाई, एक काम करो, आप अपने सीधे से जाओ, अपन अपने टेढ़े से जाता है। बोले तो जयराम जी की। योर ऑनर, मैं क्षमा चाहता हूँ कि किसी कारणवश मेरे सहायकों को यहाँ पहुँचने में विलंब हो रहा है। अदालत का समय नष्ट हो रहा है, मैं क्षमा चाहता हूँ। वैसे भी लंच टाइम हो चुका है। इस केस की सुनवाई लंच ब्रेक के बाद जारी रहेगी। द केस इज अडजर्न्ड। यस काका, पियो 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 पियो। तू मेरे पीछे पीछे क्यों आया? ए वरुण भाई, अपन आपके पीछे पीछे नहीं, आप अपन के आगे आगे, समझे क्या? अगर तूने आगे कुछ बोला ना तो क्या अपन आपकी रिस्पेक्ट करता है, इसलिए कुछ बोल नहीं रहा, समझे क्या? तू यार वहाँ। मिस्टर केडी, क्या बात है, आपके सहायक अभी तक आए नहीं? पता नहीं क्यों उन्हें इतना विलंब हो रहा है। योर ऑनर, हम ऑलरेडी 2 घंटे यहाँ पर वेस्ट कर चुके हैं। एक्सक्यूज मी योर ऑनर। योर ऑनर, मैं श्री राजकुमार जिंदल के विमान चालक उमेश चक्रपाणी को कटघरे में बुलाने की अनुमति चाहता हूँ। अनुमति है। उमेश जी, कृपया अदालत को बताइए कि ये जो श्री राजकुमार जी का हेलीकॉप्टर आप उड़ाते थे, वहाँ ये पायलट ड्रॉप सिस्टम, ये यंत्र, ये क्या होता है?
वो सिर्फ इमरजेंसी में यूज किया जाता है। नहीं, मैं आपसे ये नहीं पूछ रहा हूँ कि उसका उपयोग कब किया जाता है। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि उसका उपयोग क्यों किया जाता है, क्या क्रिया होती है, क्या करने की। वो कुछ ऐसा सिस्टम होता है जिससे एक स्विच ऑन करते ही पायलट की सीट के पास वाला एरिया ओपन हो जाता है। अच्छा, अद्भुत बात है। मतलब आप एक स्विच द्वारा पायलट के पास की जगह को, स्थान को खोल सकते हैं ताकि वहां से कोई भी चीज नीचे धरती की ओर गिराई जाए। और क्या मेरा ये कहना सही रहेगा कि जब पायलट ऐसा करता है तो हेलीकॉप्टर के अन्य यात्री जो होते हैं उन्हें इस बात की भनक नहीं लगती? जी सर, अब बिल्कुल सही है। सही जी। एक निजी प्रश्न पूछना चाहता हूँ आपसे। सुना है कि आप एक बहुत ही विख्यात एयरलाइंस के लिए काम करते थे, आप अंतर्राष्ट्रीय उड़ान भरते थे, भारी वेतन पाते थे, फिर अचानक आपने इतनी अच्छी नौकरी छोड़कर राजकुमार जी की ये छोटी सी हेलीकॉप्टर वाली नौकरी क्यों ली है? एक्चुअली आपके पास उत्तर नहीं है, मेरे पास उत्तर है, मैं देता हूँ। योर ऑनर, जैसा कि मैंने कहा, एक विख्यात एयरलाइंस के लिए उमेश जी अंतर्राष्ट्रीय उड़ान भरते थे। एक उड़ान के समय ये मदिरा का सेवन कर रहे थे। उस विमान को जब जमीन पर उतारने का समय आया, ये प्रॉपर लैंडिंग कमांड्स देना भूल गए योर ऑनर, चूक हो गई इनसे। विमान दुर्घटनाग्रस्त हो सकती थी, सारे यात्रियों की जान जा सकती थी। अंतिम क्षण पर इनके सह विमान चालक ने परिस्थिति को संभाल लिया। जब एयरलाइंस को इस बात की जानकारी हुई तब इन्हें अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ा। उस केस के जज योर ऑनर आदेश चौधरी जी थे। प्रश्न ये उठता है योर ऑनर कि मनसुख मेहता, राजू सोनी और मोहन कारिया से इनकी क्या शत्रुता थी, क्या बैर था इनके मन में उनके लिए, क्या उद्देश्य था आपका उनकी हत्या करने का? प्रश्न का उत्तर यह है योर ऑनर कि 14 अगस्त को इन्होंने मोहन कारिया जी की दुकान से 5 तोला सोना खरीदा और दूसरे ही दिन उनके दुकान पर लौटे और उन पर यह आरोप लगाया कि उन्होंने इन्हें नकली सोना बेचा। इसी बात को लेकर वाद विवाद हुआ योर ऑनर, और मोहन जी ने मनसुख भाई और राजू की मदद से इन्हें मारकर पुलिस की धमकी देकर दुकान से बाहर किया। सत्य कह रहा हूँ ये ये सब हुआ था, बट वो तो बस एक छोटी सी बहस थी। छोटी सी बहस थी? आप शराब के नशे में धुत उनके दुकान पर गए, उन पर जाली सोना बेचने का आरोप लगाया, उन्होंने आपको मार कर वहां से भगाया, आपने उन्हें जान से मार देने की धमकी दी थी। ये छोटी बहस थी? मैं मानता हूँ कि उस दिन मुझे उन चारों पर बहुत गुस्सा आ गया था, पर उनका खून मैंने नहीं किया और ना ही मैंने अपने हेलीकॉप्टर से उनके नकली से नीचे भेजे। झूठ बोल रहे हैं? मैं सच बोल रहा हूँ। उन 2 रोज जब हादसा हुआ था मैं हेलीकॉप्टर में था ही नहीं। क्षमा चाहता हूँ, आप हेलीकॉप्टर में नहीं थे, कार रजिस्टर में तो आप ही के हस्ताक्षर थे। मैं सिर्फ साइन करने एरोड्रोम गया था, उसके बाद मैं हेलीकॉप्टर तक भी गया था, पर हेलीकॉप्टर में मैं नहीं, मेरा असिस्टेंट गया था। यानी कि जिस दिन जिंदाल जी का हेलीकॉप्टर उस जगह से गुजरा जहां वो पैराशूट के जरिए कटे हुए सर नीचे फेंके गए, उस दिन ना ही जिंदाल जी और ना ही उनके पायलट, दोनों में से कोई भी हेलीकॉप्टर में नहीं था। प्रश्न ये उठता है योर ऑनर कि अगर उमेश जी और राजकुमार जी दोनों हेलीकॉप्टर में यात्रा नहीं कर रहे थे तो कौन कर रहा था? भूषण। भूषण जी, उमेश जी का ऐसा कथन था कि उनके स्थान पर उस दिन हेलीकॉप्टर की उड़ान आपने भरी थी। सत्य है ये बात? देखिए भूषण जी, आपको जो भी कहना है बेझिझक कहिए, किसी से डरने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे अपने कैरियर की चिंता है सर। मैं एक ट्रेनी पायलट हूँ और मेरे पास फ्लाइंग लाइसेंस भी नहीं है, और जब तक मेरे 145 फ्लाइंग आवर्स पूरे नहीं होते मुझे लाइसेंस नहीं मिल सकता सर। तो इसमें दिक्कत क्या है? मेरे पापा को कैंसर है सर, उनके ट्रीटमेंट का खर्च और मेरे फ्लाइंग आवर का खर्च दोनों एक साथ नहीं हो सकते। इसलिए मैंने उमेश जी से रिक्वेस्ट की थी कि मुझे उनकी जगह फ्लाइंग करने दीजिए, ताकि मैं अपने फ्लाइंग आवर जमा कर सकूं और जल्दी से जल्दी लाइसेंस पा सकूं और जल्दी से कमा सकूं और एक पापा का इलाज अच्छे से करवा सकूं। योर ऑनर, उमेश जी को भूषण जी की जरूरत थी और भूषण जी को उमेश जी की, लेकिन इन दोनों का इस मर्डर से क्या लेना देना?
ये अदालत कल तक के लिए मुलतवी की जाती है। द कोर्ट इज एडजर्न्ड। सर, हम सब जानते हैं कि पीके इनोसेंट है, लेकिन हम उसे बचाएंगे कैसे? पाठक जी, पहले आप ये सोचिए कि अपने आप को बचाएंगे कैसे। मैं अपने आप को कैसे बचाऊं का क्या? बैठिए तो सही, बैठ के समझाइए तो सही, क्या बोल रहे हैं आप? ये देखिए, आपकी जान को खतरा है। पाठक जी, आपको पुलिस सुरक्षा की आवश्यकता है। I think you need to relax, पवार साहब। जहाँ तक मेरी सुरक्षा का प्रश्न है, मैं अपनी सुरक्षा स्वयं कर सकता हूँ। वैसे एक हद तक तो ये प्रमाणित हो चुका है कि परिवर्तन हत्यारा नहीं है। ये कोई और है। कोई व्यक्ति मुझे डराने का प्रयास कर रहा है। पाठक जी, आपको जो सोचना है आप सोचिए, लेकिन हमारा कर्तव्य है कि आपको पुलिस प्रोटेक्शन देना है और आपको लेना पड़ेगा। अगर कल उठ के आपको कुछ हो जाता है तो हमारे डिपार्टमेंट का ही नाम खराब होगा। हाँ, ये कारण तो समझ में आ रहा है मुझे। आपके मान सम्मान और प्रतिष्ठा का प्रश्न है तो आपकी बात तो माननी पड़ेगी मुझे। अंदर आइए। आज से ये आपके साथ रहेंगे। तो समझ में नहीं आ रहा कि आपका नकली सर किसने बनाया। क्या हो गया तुझे? क्या ढूंढ रहा है? बॉस, अपन आपकी परछाई ढूंढ रहा है। परछाई? मेरे बॉडीगार्ड को ढूंढ रहा है। उसे कहा था बाहर खड़े रहने को। उसे ढूंढ क्यों रहा है? नहीं बॉस, काम नहीं, अपन तो ऐसे ही टाइम पास कर रहा था। काम नहीं है तो मैं काम देता हूँ तुझे। जाओ तुम दोनों जाकर पता लगाओ मेरा नकली सर किसने बनाया था। मैं जाता हूँ भूषण के घर पर। तुम दोनों वहीं मिलना मुझे, ओके? क्या? मैं भी जाऊंगा। कहाँ जाओगे? जहाँ आप जा रहे हैं। अच्छा, मैं तो शौचालय जाऊंगा। तो शौचालय जाऊंगा तो क्या करेंगे आप? पहले मैं जाऊंगा, जाके चेक करूंगा, उसके बाद दरवाजे के बाहर आपका इंतजार करूंगा। हर 30 सेकंड में दरवाजे के बाहर दस्तक दूंगा। अगर आपका जवाब नहीं मिला तो दरवाजा तोड़ दूंगा। दरवाजा तोड़ देंगे? इस समय मैं शौचालय तो जा नहीं रहा, मैं तो भूषण के घर जा रहा हूँ। मैं भी चलूंगा। नहीं, चलने की क्या जरूरत? मैं गाड़ी में जा रहा हूँ, आप बैठ जाइए गाड़ी में। आई केडी सर का फोन। यस सर। भूषण का घर बंद है। ठीक है सर, हम अभी वहां पहुंचते हैं। चल। केडी साहब ठीक है? बॉस, आपकी लगी तो नहीं? मेरा अंगरक्षक अंग भक्षक कहाँ से बन गया? कौन था ये? धीरे यार, धीरे। तो इससे बहुत दर्द हो रहा है। ना, दर्द तो होगा ही जब आपको ये पता चलेगा कि आप ही का मुवक्किल आपसे झूठ बोल रहा था। आधे घंटे पहले जब मैं पीके के स्टूडियो फिर से तलाशी लेने गया, तब वहाँ आपके चेहरे का फर्मा और फोटो भी मिला। सोचने वाली बात है कि पीके ने यह बात मुझसे क्यों छिपाई? सब एक और बात है, पीके ने जिंदाल के दादाजी का पुतला भी बनाया था। जब मैं इन्वेस्टिगेशन करने उनके ऑफिस गया था तब एंट्रेंस पे ही था। सब उस पे भी पीके का लोगो लगा हुआ था। दादाजी का पुतला क्यों बनाया? हाँ, ये बात सच है कि मुझे तीसरा ऑर्डर भी मिला था आपका प्रोस्थेटिक चेहरा बनाने के लिए, लेकिन जब आदेश जी और मनसुख भाई का खून हुआ और पुलिस ने मुझे गिरफ्तार कर लिया
और आपने मेरा केस लिया तो मैं डर गया और थोड़ा स्वार्थी भी हो गया कि अगर ये बात मैं आपको बता दूंगा तो शायद आप मेरा केस नहीं लड़ेंगे। और कोई बात है जो आपने मुझसे छिपाई है? और कुछ भी नहीं है जो मैं आपसे छुपा रहा हूँ। वो जिंदाल साहब के दादाजी का मुख भी आपने बनाया था? नहीं। फिर झूठ बोल रहे हैं आप। तो फिर देखिए, इस पुतले के पीछे पीके क्यों लिखा हुआ है? हाँ, ये तो मैंने ही बनाया है, लेकिन मुझे तो ये अब पता चल रहा है कि ये व्यक्ति उनके दादाजी है। मैंने अपने करियर में हजारों चेहरे और पुतले बनाए, लेकिन मैंने कभी उनकी पहचान नहीं पूछी किसी से भी। ये जो काम तुम करते हो, ये काम तुम्हारे पास आता कैसे है? इश्तिहार देते हो अखबार में या कोई दलाल इत्यादि है? मेरा एक एजेंट है अजीत नागपाल, वही ऑर्डर लाता था, बदले में मैं उसको 10% कमीशन देता था। लेकिन वो आदमी बड़ा फ्रॉड था। कभी कभी क्लाइंट से मेरे नाम पर वो पेमेंट वसूल कर लेता था और मुझे नहीं देता था, और इस बात को लेकर हमारा झगड़ा भी हुआ था। अजीत नागपाल, जिंदाल का हेलीकॉप्टर और कोई शक्तिशाली व्यक्ति जो लोगों को सर पर हथौड़ा मारकर उनकी हत्या कर रहा है। तीन एक दूसरे से विपरीत बातें। दिमाग की ना बत्ती ऑफ हो गई है। सच्ची आई शपथ बॉस, अपन जब किरीट काका के साथ वो दारू पीने गए। दारू? अच्छा, तू दारू पी रहा था? तूने तो कहा था कि तू सुधर गया। नहीं, आई शपथ बॉस, अपन सुधर गया। अपन आपसे प्रॉमिस किया था ना बॉस। पर क्या ना बॉस, ऐसे लोगों का मुंह खुलवाने के लिए दारू मुंह में डालना है पड़ता। तो क्या बात निकल रही, बोल। आ रहा बॉस, वो अपन को किरीट काका ने बताया। हेलो काका, हेलो। ठहरो ठहरो, आएगा नाम याद, बताओ। बलवान पहलवान जिंदल का वॉचमैन था। उसकी दाहिने हाथ की ये उंगली, ये वाली नहीं थी। कोई तो कटी हुई है। हाँ बॉस। अच्छा, छोटी उंगली कटी हुई है। तब भी प्रतीत हुआ था कि उसकी छोटी उंगली कटी हुई है। अब मिलाना हत्यारा। सब जिस वॉचमैन को जिंदाल ने नौकरी से निकाल दिया हो, उसका इन मर्डर से क्या लेना देना? प्रश्न बाद में करना, पहले जा अजीत नागपाल के बारे में जानकारी प्राप्त कर। और समन, तू चौकीदार का पता लगा, जो करना है कर, उसे कल अदालत में लेके आना। जो हुकुम बॉस। अजीत जी, कृपया अदालत को बताएं क्या व्यवसाय करते हैं? जी, मैं एक आर्ट एजेंट हूँ। नई पुरानी पेंटिंग्स, स्कल्पचर्स खरीदना बेचना, ये मेरा पेशा है। अद्भुत बात है, आपने अपनी आधी अधूरी पहचान दी। वास्तविकता तो ये है कि आप कला के पुजारी होने के साथ साथ हाथ की सफाई के भी पुजारी, अर्थात आप ये जो गैलरीज हैं, राजभवन, राजमहल, पुराने मंदिर, यहाँ से मूर्तियाँ जो दुर्लभ है, मूल्यवान है, चित्र इत्यादि की तस्करी करते हैं आप। जब तस्करी संभव नहीं होता तो आप अपने कारीगर से उसकी कॉपी अर्थात नकल बनवाते हैं और बाजार में बेचते हैं, लोगों को ठगते हैं। क्या आप बकवास कर रहे हैं? आप बकवास नहीं कर रहा हूँ, सत्य कह रहा हूँ। और एक बार ऐसा ही धोखा देते समय, छल करते समय आप पकड़े गए। जिंदाल साहब को आप कुछ नकल बेचना चाह रहे थे, उन्होंने आपकी चोरी पकड़ी और आपको दंड भी दिया था। तब से आप उनसे बदला लेना चाहते थे, किंतु आप जानते थे कि आप जिंदाल साहब का बाल भी बाका नहीं कर सकते, इसलिए आपने एक योजना बनाई। जिंदाल साहब के एक निकट के व्यक्ति को आपने अपने साथ शामिल किया, उसे भागीदार बनाया, जिंदाल साहब का वॉचमैन। लेकिन इनका प्लान क्या था? हाँ, क्या प्लान था आपका, बताएंगे आप या मैं बताऊं? जो दूसरे शत्रु थे आप, परिवर्तन जी, उन्हें भी फंसाना। टीके से मेरी कोई दुश्मनी नहीं है। ये सत्य नहीं कि आपने परिवर्तन जी को जो काम इन्होंने किया था उसका मूल्य नहीं चुकाया? जिंदाल साहब को पीके का काम पसंद ही नहीं आया, इसलिए उन्होंने पैसे देने से इनकार कर दिया। तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? आपने वैसा ही किया जैसा आपने सोचा था। परिवर्तन जी के शत्रु की हत्या की और उस आरोप में इन्हें फंसाया, और फिर जिंदाल साहब के हेलीकॉप्टर का उपयोग करके आपने पैराशूट द्वारा वो सर, नकली सर, प्रोस्थेटिक सर। मिस्टर पाठक, क्या आप ये कहना चाहते हैं कि उस वक्त अजीत जी भी हेलीकॉप्टर में मौजूद थे? जी नहीं योर ऑनर, अजीत जी तो नहीं थे, लेकिन भूषण जी थे, वहाँ उड़ा रहे थे हेलीकॉप्टर। मिस्टर केडी,
तुम इतने दावे के साथ कैसे कह सकते हो कि वो दोनों सर मिस्टर भूषण ने ही नीचे गिराए थे? मैं नहीं कह रहा योर ऑनर। अजीत जी की बैंक की सूची और इनके फोन की सूची ऐसा कह रही है, जो आपकी मेज पर रखी हुई है। फोन की सूची के अनुसार कई बार इन्होंने भूषण जी से वार्तालाप की और 2 अलग अलग समय इन्होंने इनके खाते से भूषण जी के खाते में 10 लाख रुपए की रकम ट्रांसफर की है। हाँ, ये सच है कि मैं भूषण से लगातार मोबाइल पर बातचीत कर रहा था और उसके अकाउंट में मैंने पैसे भी ट्रांसफर किए। लेकिन वो इसलिए कि वो मुझे जिंदाल साहब के ऑफिस से फोटो निकाल कर देने वाला था, जो कि इटली और जर्मनी के आर्टिस्ट की पेंटिंग्स थी और उसको अपने बीमार पिताजी के इलाज के लिए पैसों की सख्त जरूरत थी। तो पैसों के लिए मैंने उससे ये काम करवाया। जज साहब, मैं गुनहगार हूं, आप जो भी चाहे सजा मुझे दे दीजिए। मैंने लेकिन किसी का खून नहीं किया है। मैं खूनी नहीं हूं, मैं खूनी नहीं हूं। केडी, तुम कुछ कहना चाहते हो? योर ऑनर, आप अनुमति दें तो मैं अपने सहायक की प्रतीक्षा करना चाहूंगा, जो उस चौकीदार को लेकर आ ही रहा होगा, जो इनके साथी थे। बॉस, बॉस, अपन उस तक पहुंचता उससे पहले किसी ने उसको टपका दिया। तेरे चप्पू के हाथों में उसने जान दी। सर, जिंदाल के वॉचमैन का भी मर्डर ठीक वैसे ही हुआ। सर पर वार, शिकारी खुद शिकार बन गया। चलो मेरे साथ चलो। एक्सक्यूज मी मैडम, एक्चुअली हम मिस्टर जिंदाल का इंटरव्यू लेना चाहते हैं। उन्हें उस इंटरव्यू में इस देश का सबसे बड़ा बिजनेसमैन का खिताब देना चाहते हैं। तो क्या हम उनसे मिल सकते हैं? देखिए, मैं आप लोगों को पहले भी बोल चुकी हूँ कि आप लोग ऐसे मिस्टर जिंदाल से नहीं मिल सकते। करेक्ट, बिल्कुल करेक्ट बोल रही है मैडम। अपुन ने आपको यही बोला था, लेकिन मानता नहीं अपुन की दोस्त। अपुन वो कहता है एक बार और ट्राई करते, एक बार और ट्राई करते हैं। जी बिल्कुल सही बोल रहे हैं आपके दोस्त, और सही समझे हैं। आप मिस्टर जिंदाल से मिलने के लिए पहले उनका अपॉइंटमेंट लीजिए। अच्छा, वैसे मैडम, अपुन क्या पूछ रहा था कि आपसे मिलने के लिए किससे अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा? क्या? वो क्या है ना, अपुन ऐसा पीछे खड़े होकर आपकी आंखें थी। आपकी आंखें सागर से गहरी है। जी चाहता है फोड़ के मोती निकाल। मतलब बोले तो आपकी आईज रियल है कि लेंस पहन लिया आपने? ऑफ कोर्स मेरी असली आंखें हैं। आपका इनकार, आपका गुस्सा सब असली ना, तो इकरार भी असली होगा मैडम। आज आपको देख के अपन की नानी माँ की याद आ गई। सॉरी, लेकिन क्या करें, आज नानी माँ उनके पास नहीं है ना, बहुत दूर चली गई। अपने बच्चे लोगों को छोड़ के चले गई, बहुत ऊपर चले गई। नानी माँ ऊपर गई मैडम, ऊपर गई मैडम। नानी माँ, मैडम नीचे आ जाओ, थोड़ा नीचे, इतना ऊपर नहीं गई। बहुत मिस करता है पूरा नानी को, और फिर भी मैडम कॉल मी, मिस मी, आई सी यू। रुकिए सर, कहाँ जा रहे हैं आप? वो अरे, इसमें रोने वाली क्या बात है? तुमने तो बहुत अच्छा काम किया। फ्लाइंग क्लब के लिए तुमने हेलीकॉप्टर उड़ाया, अपने लिए पैसे कमाए, और भूषण को भी तुमने हेलीकॉप्टर फ्लाई करने के लिए दिया ताकि उसके फ्लाइंग आवर्स जमा हो सके। इन शॉर्ट, तुमने अपने और भूषण के जीवन में प्रकाश डालने की कोशिश की। अब थोड़ा प्रकाश इस केविन में भी डाल लेते हैं। तुम्हें पता है ये क्या है? नहीं। तो पूछो ना, क्या है ये? अरे, ये एक लाइटर है। तुम्हें पता है इस लाइटर से तुम्हें क्या करना है? नहीं। तो पूछो ना, क्या करना है सर? इस लाइटर को तुम्हें 5 बार जलाना है। यदि तुम कामयाब हो गए तो तुम्हारे जीवन में एक नए जीवन की रोशनी प्रकट होगी।
और यदि तुम कामयाब नहीं हो तो इसी लाइटर से तुम्हारी चिता जलेगी। नहीं, मैं मानता हूं मुझसे गलती, मुझे माफ कर दीजिए। चलो ठीक है, तुम्हें नहीं मारते हैं, लेकिन तुम्हें मेरा एक काम तो करना ही होगा। इस लाइटर को तुम्हें 5 बार जलाना होगा। यदि तुम 5 बार जला लिए तो हम तुम्हें छोड़ देंगे, और यदि तुमने 5 बार नहीं जलाया तो जिस उंगली से तुम इस लाइटर को जलाने की कोशिश कर रहे हो वो उंगली मेरी हो जाएगी। 1 2 3 4 अब उनको वो जिंदाल की रिसेप्शनिस्ट ने बताया कि पूना में जिंदाल का एकदम खासम खास बावर्ची है। हाँ बस। और कोई आदमी? हाँ, अपन को वो भी पता चला कि जिंदाल का ना एक स्टाफ था, उसका नाम जुनैद। वो आजकल पागल खाने बंद है नासिक में। देखिए, मैं आपसे वादा करता हूँ, मैं और मेरे बॉस आपका नाम अदालत में नहीं लेंगे। जिंदाल सेठ को खबर भी लग गई ना, मैंने उनके खिलाफ मुंह खोला है, मेरे हाथ के साथ मेरी जबान भी कटवा देंगे। आप नहीं चाहते कि आपको न्याय मिले, उस जिंदाल को उसके किए की सजा मिले? डरिए मत, मुझे बताइए। ठीक है। एक दिन जिंदाल साहब के खाने में मुझसे मिर्ची कुछ ज्यादा गिर गई थी। उन्होंने मुझे बहुत मारा, बहुत पीटा। पर अगले दिन जब काम से मैं वापस अपने घर गया तो मेरी वाइफ ने मुझे बताया कोई भी सब्जी वाला उसे सब्जी ही नहीं बेचना चाहता, बस हरी मिर्ची ही मिली है सब्जी मंडी में। मैंने भी बाजार जाके बहुत कोशिश की, पर कोई भी सब्जी वाला, किराने वाला दाल चावल सब्जी कुछ बेचना ही नहीं चाहता था। वो सिर्फ हरी मिर्च बेचना चाहते थे और कुछ नहीं। कितने दिनों तक ये चलता रहा। मैं बेबस था, मेरा बेटा भूख से तड़प रहा था। खाली पेट वो नन्ही सी जान कब तक संघर्ष करता। और एक दिन भूख के मारे बेचारा मिर्ची खा गया और कुछ दिनों में मर गया। ये डिटेल मैं आपको नहीं दे सकता। वैसे भी ये सब गलत बात है, ये सब काम मैं नहीं करता। अब उनको अरे ये क्या निकला, बोले तो 1000 रुपया लेगा। मेरा मतलब था कि मैं मुफ्त में काम नहीं करता। हाँ करेक्ट, अपन जानते हैं तेरा। अब उनको बताइए जुनैद यहाँ पर कितने सालों से? जुनैद 3 साल से, और सुनने में आया कि इससे पहले वो एक्सप्लोर मीडिया कंपनी के ऑफिस में बहुत बड़े पद पे काम करता था। फिर उसे दूसरे कंपनी में इससे अच्छा जॉब मिला तो जुनैद ने एक्सप्लोर मीडिया कंपनी का काम को छोड़ दिया और वहां जाके ज्वाइन कर लिया। जॉब ज्वाइन करने का ठीक 1 महीने बाद ही उसके घर में बहुत बड़ी चोरी हो गई। उसके लाखों रुपए के गहने चले गए और तो और उसकी भतीजी को किसी ने किडनैप कर लिया और जुनैद अपनी ही कंपनी में घपला किया, जिसकी वजह से उसको जेल जाना पड़ा। और फिर बेचारा जुनैद पागल हो गया। केडी साहब, आप बहुत ही व्यस्त वकील हैं, इसलिए चाय पानी पिलाकर मैं आपके वक्त को बर्बाद नहीं करूंगा। बताइए, क्या सच्चाई पता कर लिया आपने मेरे बारे में? बस जिंदाल साहब, केवल इतना ही पता चला है कि आप बहुत ही परपीड़ित व्यक्ति हैं। दूसरों को दुख देने में, कष्ट देने में आपको आनंद मिलता है। मुझे और भी आनंद आएगा यदि आप मुझे खुलकर बताएंगे। अब समझने समझाने को रहा क्या है? आपने अपने दादाजी का मुखौटा बनवाया शिल्पकार से, आपको वो मुखौटा भाया नहीं तो आपने शिल्पकार को दंड देने की ठान ली। मैं आपकी भाषा की दाद देता हूं, लेकिन आप जो मुझ पर आरोप लगा रहे हैं
वो मेरे समझ से परे है। सर्वप्रथम तो आपने उस बेचारे शिल्पकार को, परिवर्तन को तड़पाना शुरू किया। तो आपका जो विश्वसनीय चौकीदार था, उसकी सहायता लेकर। उसे तो मैंने बहुत पहले ही नौकरी से बाहर कर दिया था। वो भी तो ढोंगी था जिंदाल साहब, ताकि संदेह की सुई आपकी ओर न जाए। लेकिन जो किया आप ही ने किया। पहले सारे दुश्मनों की हत्या की, किंतु उसके पूर्व उनके मुखौटे, प्रोस्थेटिक चेहरे जो बेचारे परिवर्तन के हाथों बनवाए गए थे, उन्हें हवाई छतरी द्वारा धरती पर भेजा, ताकि बेचारे परिवर्तन पर लोग संदेह करें। बेचारे परिवर्तन को कहां पता था कि उससे प्रोस्थेटिक चेहरे नहीं बनवाए जा रहे, उससे स्वयं उसकी मृत्यु की रेखा का शिल्पांकन कराया जा रहा है। लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगा, बचाऊंगा उसे। वैसे आप कमाल के वकील, आखिर आपने पता लगा ही लिया कि पीके को किसने फंसवाया और क्यों फंसाया। क्या कहा था आपने? पर पीड़ित, यानी कि सैडिस्ट। हाँ मुझे बहुत अच्छा लगता है जब कोई मुझे फंसाने की कोशिश करता है लेकिन फंसा नहीं पाता है। मत करो, कोई फायदा नहीं। इस ऑफिस में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक गैजेट्स लगे हुए हैं। यहाँ रिकॉर्डर, लैपटॉप, फोन कुछ भी नहीं चलेगा। और वैसे भी तुम मेरे इस बयान को रिकॉर्ड नहीं कर पाओगे। कुछ ठंडा मंगाऊं तुम्हारे लिए? रिकॉर्ड नहीं कर पाया तो क्या हुआ? कल लाइव रिकॉर्डिंग होगी अदालत में। आपने जितने भी लोगों को परेशान किया है, सब आपके खिलाफ गवाही देंगे। आपको ठंडा नहीं, दूध पीने की जरूरत है, वो भी बॉटल वाली। कितने भोले बच्चे हो तुम। एक गलती कर दी आपने केडी साहब। जिन जिन लोगों ने मेरे खिलाफ बयान दिए थे, उनके बयान रिकॉर्ड कर लेना चाहिए था, क्योंकि अब तो आप करवा नहीं पाओगे, क्योंकि मुर्दे बयान नहीं देते हैं। केडी साहब, अब तो आप जान ही गए हैं मेरा स्वभाव कैसा है। मुझे लोगों को तड़पा तड़पा कर मारने में बहुत मजा आता है। मुझे अभी भी बहुत मजा आ रहा है आपकी अंदरूनी तड़प को देख के, क्योंकि आप अच्छी तरह से जानते हैं कि मैं गुनहगार हूं, लेकिन फिर भी आप कुछ नहीं कर पाएंगे क्योंकि मैं इस देश के कानून से बहुत बहुत। हाँ, ठीक कहा आपने जिंदाल साहब। बहुत बड़े हैं, विशाल। बहुत पुरातन कहानी है, सुनी होगी आपने। हाथी चींटी से बहुत बड़ा होता है, लेकिन अगर चींटी हाथी के सूंड में घुस जाए, आगे की कहानी तो जानते हो क्या। पैराशूट द्वारा नकली कटे हुए सर की लैंडिंग हुई है, और ये बताना जरूरी होगा कि इस बार ये कटा हुआ सर किसी अनजान शख्स का नहीं है, बल्कि देश के जाने माने उद्योगपति श्री राज जिंदाल जी का है। दिल को दहला देने वाली बात तो ये है कि आज तक खोपड़ी तोड़ हत्यारे ने जिसके भी नकली कटे हुए सर आसमान से जमीन पर भेजे हैं, उनका खून भी किया है। क्या इस बार भी खोपड़ी तोड़ राज जिंदाल जी की हत्या करने में कामयाब हो पाएगा? खोपड़ी तोड़ हत्यारे ने दी है देश के सुरक्षा तंत्र को बड़ी चुनौती। अब क्या होगा राज जिंदाल जी का? नहीं, मुझे कोई पुलिस प्रोटेक्शन नहीं चाहिए। रखो फोन। केडी पाठक, मुझे फांसने की कोशिश की तुमने। चीटी हो तुम, चीटी। मसल के रख दूंगा मैं तुझे, मसल के रख दूंगा। बोले तो बॉस, अपन को आपका ये प्लान थोड़ा समझ में नहीं। समझ सिंपल है। केडी से ने जिंदाल को उसी के प्लान में फंसाया। अगर 24 घंटे में जिंदाल का खून नहीं होता है तो ये क्लियर हो जाएगा कि जिंदाल ही खूनी है। जिंदाल। हाँ जिंदाल साहब बोलिए। केडी पाठक, अब तक सुना था, भगवान ने तुम्हें एक्स्ट्रा दिमाग दिया है, लेकिन आज देख भी लिया और महसूस भी कर लिया। तुम्हारे जैसे होशियार खिलाड़ी के साथ खेल खेलने में बहुत आनंद आएगा।
बहुत आनंद। बड़ा खुश और उत्तेजित सुनाई दे रहा था जिंदाल। कुछ तो गड़बड़ है यार। ढूंढना पड़ेगा उसे, घर पर और ऑफिस में तो मिलेगा नहीं। फिर श्रमन पता लगा कहाँ है? ठीक है। लाश को कितने बजे और कहां पहुंचाना है पता है ना? जी सर, लेकिन किसकी लाश को कहां पहुंचाना है ये तो आपने बताया नहीं। 2 घंटों के बाद आना, सब कुछ खुद ब खुद मालूम पड़ जाएगा। जाओ। जी सर। जाओ, भेज दो उसे अंदर। रेडी? तैयार होना मेरे खोपड़ी तोड़ हत्यारे। एक ही झटके में मेरे खोपड़ी को उड़ा दो। जरा भी गलती की तो मेरे आदमी तुम्हें पैसे नहीं देंगे। केडी पाठक, सारे केसेस तुम ही नहीं जीतोगे। चलो जल्दी करो, उड़ाओ मेरे खोपड़ी को। चलो जल्दी करो, मैंने कहा, वरना वो केडी पाठक ये प्रूफ कर देगा कि उन चारों आदमियों को मैं नहीं मरवाया था। मारो मुझे। हाँ, तो आपको मिलेगा। लेकिन इस थोड़े से नहीं, ये तो श्रमन ने बना के दिया था थर्मोकॉल का। ये सॉरी, नकली हथौड़ा है। अब आपका माथा फोड़कर आपको दंड नहीं देंगे, सूली पर लटका कर दंड देंगे न्यायाधीश महोदय अदालत में। क्या हुआ, ये आंखें फाड़ फाड़ कर आप क्यों देख रहे हैं मुझे? अच्छा, आप सोच रहे हैं कि मैं यहाँ कैसे? यहाँ तो उसे होना चाहिए था, वो जो आपका प्रख्यात माथा तोड़ हत्यारा जो है। तो हुआ ये कि उसको हमने बाहरी कर लिया और बांध के रखा हुआ है। आपके साथ में ही लेकर जाएंगे चौकी। अब ये सोच रहे होंगे आप कि कैसे पता चला मुझे। तो वो जो मेरा सहायक है, जिसे आप दूध पिलाने वाले थे, वो दूध पी चुका, बुद्धि आ चुकी उसे। उसी के कहने पर हमको ये ध्यान आया कि ये देखिए, आपने जो अपने ऑफिस में वो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यंत्र लगा रखे हैं, अब अपने मोबाइल फोन में तो आपने वो यंत्र लगाया नहीं था। पुलिस की सहायता से हमने आपकी सारी बातें सुन ली और आकर के आपके माथा फोड़ हत्यारे को धर लिया और उसकी जगह मैं आ गया। और ये जो बयान आपने अभी अभी दिया, वो भी स्पष्ट रूप से, जिंदाल साहब यहाँ भी कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यंत्र तो लगे नहीं, तो वो भी मैंने अपने मोबाइल फोन में दर्ज कर लिया। अरे जिंदाल साहब रुकिए, कहाँ जा रहे हैं आप? वह जो है ये नकली है, लेकिन पुलिस असली है मेरे भाई। हाँ तो जिंदाल जी, साथ चलें या ले चलें? अब चलिए। कारागार में बैठकर अपना ही माथा फोड़ना, ये सोचकर कि क्या सोचा था और क्या हो गया।